हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और सोशियोलॉजी नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेस्टोलॉजी के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। तो अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं रूसो की जितनी भी वीडियोस थी वो अपलोड हो चुकी हैं। पेस्टोलॉजी की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो वीएड की जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो सभी आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और रूसो की और पेस्टोलॉजी की वीडियोस रिसेंटली मैंने अभी अपलोड करी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो सारी वीडियोज़ आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। जहाँ अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, आपके नोट्स नहीं बन पा रहे, तो मेरे चैनल पर मिलती हैं आपको बीएड नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। यहाँ आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं और नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो टॉपिक या जो भी रह जाता है वो मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ आप लोगों के लिए, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ आपको सोशियोलॉजी नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस मिलते हैं और बीएड नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस मिलते हैं। तो बने रहिए चैनल पे और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय सोशियोलॉजी नोट्स चैनल। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई वीडियोस जब मैं डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड, दूसरी बात ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बीच बीच में आप लोगों को बताती रहती हूँ जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो जो लोग भी बीएड कर रहे हैं, नोट्स नहीं बन पाते हैं, उन लोगों के लिए वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज का टॉपिक जो है वह है शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि एम ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा का ये पेस्टोलॉजी के शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे पहला नंबर 1 है उनका सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे समाज मानव जाति का कल्याण हो सके। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज की कुरीतियों को मिटाया जा सके। कुरीतियाँ यानी कि जो बुराइयाँ हैं, जो समाज में बेकार चीज़ें हो रही हैं, उनको मिटाया जा सके। विकासात्मक उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक शक्तियों का समान रूप से विकास करना। व्यक्ति की प्रतिभाओं और शक्तियों का संतुलित विकास करना। पेस्टोलॉजी मनुष्य के जीवन में प्रत्येक शक्ति का संतुलित विकास देखना चाहते थे। इनके शब्दों में शिक्षा का सर्वोपरि तथा अंतिम उद्देश्य विद्यालय से अर्जित उपलब्धियों में पूर्णता लाना नहीं है, वरन जीवन के लिए पूर्ण तैयार करना है। आंख मूंदकर आज्ञा पालन आदत सीखना नहीं, वरन स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता प्रदान करना है। मतलब उनका कहना यह है कि हर कोई जो भी बोले उसको तुरंत मान लेना शिक्षा नहीं है, बल्कि आप खुद उसको पहले अपने नॉलेज में लेकर देखो, आप खुद उसका यूज़ करके देखो कि वो चीज़ें ठीक हैं या नहीं, फिर अपना डिसीजन लो कि हाँ ये चीज़ें ठीक हैं। तो ये चीज़ एक नॉर्मल इंसान पर भी लागू होती है, हमारे जो रूटीन लाइफ है, जो हमारी रूटीन लाइफ चल रही है उसमें भी लागू होती है। तो बालक संबंधी उद्देश्य क्या थे? शिक्षा का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था करना है जिससे बालक अपनी शक्तियों का उचित विकास कर सके। बालक को जीवन के लिए तैयार करना है। बालक के हृदय, मस्तिष्क और हाथ तीनों का समान विकास करना है। पाठ्यक्रम यानी कि कुरिकुलम कैसा होना चाहिए उनका? तो पाठ्यक्रम कैसा था? विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी प्रकार के विकास, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और उसके विकास की विभिन्न अवस्था को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कृषि, उद्योग एवं कौशल आदि उपयोगी विषय को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। नंबर 3 व्यक्तिक और सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक की व्यक्तिक और सामाजिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। और हम पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक आधारों पर करें, इसीलिए पेस्टोलॉजी ने मनोवैज्ञानिक शिक्षा की बात कही है। रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में सिद्धांत विषय ही नहीं रखे जाने चाहिए, वरन इसमें खेल और अन्य कार्यों को भी रखा जाना चाहिए, जिससे बालक की रुचि बनी रहे और वह पढ़ाई से बोर ना हो सके। ठीक है, तो मतलब बच्चों का जो रुचि है, बच्चों की ऐसे मतलब स्कूल में हमें ऐसे कार्यक्रम कराने चाहिए जहाँ बच्चों को उनकी जो उनकी हॉबी है उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ काम दिया जाए, जिससे उनका खेलने, अगर बच्चों को, सब बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को खेलना पसंद होता है, तो पूरे स्कूल के टाइमिंग में एक खेल का पीरियड होना चाहिए जहाँ बच्चों का जो खेल है उसमें उनका मन लगा रहे, और फिर जब वो खेल के आएँ और फिर वो पढ़ाई करें तो उनको थोड़ा सा चेंज लगे, बोरिंग ना लगे चीज़ें, तो ये ज़रूरी होनी चाहिए। फिर आता है पेस्टोलॉजी ने पाठ्य विषयों का विभाजन 3 वर्गों में किया है। नंबर 1 मानवतावादी विषय।
इसके अंतर्गत यह विषय आते हैं जो मनुष्य और मनुष्य के मध्य, मनुष्य और समाज के मध्य संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं, जैसे धर्म, नीतिशास्त्र और नागरिक के कर्तव्यों संबंधी का ज्ञान आदि। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक तथा उपयोगी विषय। इसके अंतर्गत वह विषय आते हैं जो व्यावसायिक महत्व रखते हैं, जैसे कृषि, वाणिज्य, कला और विज्ञान। नेक्स्ट है सामान्य शिक्षा संबंधी विषय। पेस्टोलॉजी ने हृदय, मस्तिष्क और हाथ की शिक्षा पर बल दिया और हस्तकला तथा सामाजिक अंतर संबंध बताने वाले विषय को पाठ्यक्रम में समावेश करने के लिए कहा है। इस प्रकार पेस्टोलॉजी ने क्रियाशीलता और अनुभव को आधार बताकर पाठ्यक्रम का विस्तार वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक विषयों की ओर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है उनकी शिक्षण विधियाँ। तो देखते हैं हम शिक्षण विधियाँ पेस्टोलॉजी की। निरीक्षण विधि। पेस्टोलॉजी के शब्दों में मेरे अनुभव के अनुसार शिक्षक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बालकों को जो कुछ पढ़ाया जाता है वह उनके निरीक्षण से मेल खाता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रिया विधि यानी कि एक्टिविटी मेथड। पेस्टोलॉजी के अनुसार मैं शाब्दिक अध्ययन को कम महत्व देता हूँ, चाहे उसमें व्यक्ति के विचारों की व्याख्या क्यों ना की हो। ठीक है, शाब्दिक मतलब कि वो बोलने लेक्चरर चीज़ पे वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो कहते हैं कि बच्चों को हमें करके अनुभव करवा के उनको सीखने पर बल देना चाहिए। मतलब बच्चों को हमें सिर्फ लेक्चरबाजी से नहीं सिखाना चाहिए। बच्चे कभी भी लेक्चरबाजी से नहीं सीखते हैं। आप देखिए, आप छोटे बच्चों को कितना भी समझा लीजिए, बट वो करते वही हैं जो उनके मन में आता है। आप किसी भी चीज़ के लिए उनको मना करिए, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप मना करते हो वो वही काम करते हो, क्योंकि उनको लगता है पहले हम करके देखेंगे। जब वो करके देख लेते हैं उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, तो उस चीज़ को दोबारा नहीं करते हैं। तो इसीलिए पेस्टोलॉजी ने, रूसो ने ये बात कही है कि बच्चों को जब हम शिक्षा दे रहे हैं तो उनको लेक्चरर के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उनको उनके अकॉर्डिंग सिखाने की कोशिश की जाए। उनको ऐसी चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाए जैसे कि हम उनको कोई भी वर्ड सिखा रहे हैं, जैसे गर्म, ठंडा, अंधेरा, ये सब हमें उनको करके दिखाना चाहिए। मतलब अगर उनका हाथ है, हमने गर्म पे रख दिया तो वो हॉट है ना, तो बच्चा सीख जाएगा कि गर्म है ये। कोल्ड पे रख दिया, बर्फ़ पे रख दिया तो कोल्ड है ये। तो बच्चों को इस तरह से उनको अनुभव के द्वारा सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। विशिष्ट से सामान्य की ओर पेस्टोलॉजी ने आगमन विधि पर अधिक ध्यान दिया है, क्योंकि इस विधि द्वारा सीखने की क्रिया शीघ्र, प्रभावशाली और अच्छी तरह होती है। इस विधि में शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर बालक को शिक्षा प्रदान करता है। जैसे यदि शिक्षक को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम छात्रों को पढ़ाना है, तो वह पहले बॉल को ऊपर फेंकेगा और छात्रों से कहेगा कि यह गुरुत्वाकर्षण के कारण लौटकर जमीन पर ही आएगी। ठीक है, इसी प्रकार वह अन्य वस्तुओं को भी ऊपर फेंककर यही कहेगा कि वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे आई है। न्यूटन ने यह नियम दिया था कि जो भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है वह जमीन की ओर लौटकर आती है। यही आगमन विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्वांग विधि। पेस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है। पेस्टोलॉजी बालक के मानसिक विकास के अनुरूप शिक्षा देना चाहते थे। इसके लिए स्कूलों में चलने वाली परंपरागत ज्ञान बढ़ाने के अतिरिक्त नए ज्ञान की आवश्यकता थी। पेस्टोलॉजी ने आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ज्ञान स्वयं खोजकर प्राप्त किया जाता है वह अधिक लाभकारी होता है। उनका विचार था कि विचार की उत्पत्ति स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी के प्रेम के आशय ही होनी चाहिए। वह अपने स्वयं के प्रेम के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करे तो तभी वह ज्ञान उत्तम रहेगा। मतलब किसी भी बच्चे को आप फोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते हैं, ये एक फैक्ट है। जब बच्चा खुद सीखने के लिए राजी होता है तो वो जल्दी सीखता है। जैसे कि अभी मेरी बेटी के साथ भी यही चीज़ हो रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपनी बेटी का। अभी कुछ टाइम पहले, जैसे जब लॉकडाउन हो गया था, 2 साल से बच्चे घर पर ही पढ़ रहे हैं, उस टाइम में वो 1 ईयर तक तो उसने ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छे से की, बट बाद में उसको बोरिंग होने लगा, वो थोड़ी चिड़चिड़ी होने लगी, क्योंकि मैं भी घर में उसको डांट देती थी किसी चीज़ के लिए, या उसके पापा भी। तो घर में वो थोड़ा सा बोरिंग होने लगी, बाहर जा नहीं सकते तो इन सबसे चीज़ें चिड़चिड़ी होने लगी, खाना पीना उसका ऐसे ही हो गया, वेट कम हो गया, तो बच्चा थोड़ा सा डाउन होने लग गया। लेकिन अब जैसे स्कूल खुले तो बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो वो स्कूल में उनको मन नहीं लग रहा है, उस पढ़ाई में उनको मन नहीं लग रहा है। स्कूल मतलब उन लोगों के लिए अब स्कूल जैसा स्कूल नहीं रहा। तो सब बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी जैसे मैं अपनी बेटी का बता रही हूँ कि अभी स्टार्टिंग में वो कुछ दिनों से ठीक स्कूल जाने के लिए राजी हो जाती थी, लेकिन अभी वो स्कूल जाने के लिए राजी नहीं होती। वो कहती नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, उसे स्कूल में अच्छा नहीं लगता। मैम पूरा दिन पढ़ाती, क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, वो आती 3 बजे तक है, तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम लेंदी हो जाता है। बट फ्रेंड, एक चीज़ मैंने नोटिस की और मैं उसके साथ जिस तरह से हैंडल करती हूँ
कि अभी क्या है, मैंने उसको प्यार से बिठाना शुरू किया कि आप पढ़ो, आप अपने खुद के लिखना शुरू करो। मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। उसके जो दोस्त हैं यहाँ पे, उसके घर के आसपास जितने भी दोस्त हैं, उन सबको मैं बुला लेती हूँ और उन सबको खेल में कि चलो टेस्ट खेलते हैं। मैं कुछ डिक्टेशन बोलती हूँ बच्चों को, वो सारे लिखते हैं, फिर मैं नंबर देती हूँ कि भाई जो जीतेगा उसको चॉकलेट दूँगी। तो इस तरह से वो पढ़ना उसने शुरू किया और सच बताऊँ तो सबसे अच्छे नंबर मेरी बेटी के ही आते हैं उनके सारे फ्रेंड्स में। तो कहीं न कहीं वो भी इन्वॉल्व होने लगी कि हाँ, पढ़ना मतलब खेल-खेल में वो पढ़ रही है, खुद करके सीख रही है, खुद अपने अनुभव से सीख रही है। अब उसको लगता है कि नंबर आना ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो कहीं न कहीं मैंने उसको इस तरह से हैंडल किया है। तो यही चीज़ें हमें अलाउड करनी चाहिए बच्चों पर अपने घर में, कि हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों और बच्चे जिस चीज़ में बच्चे ज़्यादा खुश हैं, उस चीज़ से हमें बच्चों को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे खेल से खुश रहते हैं तो आप खेल-खेल में उनको पढ़ाइए। बच्चे अगर फ्रेंड्स के साथ खुश रहते हैं तो उनके सारे फ्रेंड्स के साथ आप इन्वॉल्व हो जाइए, उनके साथ ग्रुप मीटिंग कीजिए, उनके साथ ग्रुप प्लेइंग कीजिए, ग्रुप स्टडी कीजिए, तो बच्चे इस तरह से सीखेंगे, है ना। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अश्वांग विधि के पेस्टोलॉजी ने आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान स्वयं खोजकर प्राप्त किया जाता है वह अधिक लाभकारी होता है। उनका विचार था कि विचार की उत्पत्ति स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी के प्रेम के आशय की होनी चाहिए। वह अपने स्वयं के प्रेम के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करे तो तभी वह ज्ञान उत्तम रहेगा। पेस्टोलॉजी ने प्रेम तथा श्रद्धा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्रत्यक्ष साधन का नाम द थ्योरी अश्वांग आंशिक विवेक रखा। और एक चीज़ और फ्रेंड, जैसे कि क्यूबिट जैसे हम बनाते हैं ना, ये वाला, ये बच्चे फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बनाना, क्यूबॉइड, है ना। लेकिन मेरी बेटी इसको 5 मिनट में ही बनाना सीख गई स्कूल में, और उसको इतना अच्छा क्रेज़ हो गया इसको बनाने की कि वो अब देखो 2 दिन हो गए उसको सीखे हुए, तो अब वो जब देखो इसको ही बनाती रहती है। तो उसने खुद अपने मन से सीखा और अपने उसको लगा कि मुझे बनाना आना चाहिए उसको, क्योंकि नई चीज़ें अगर उसको सिखाई जाती है तो वो नई चीज़ें बहुत जल्दी सीखती है। नई चीज़ें खोजबीन करना उसको बहुत अच्छा लगता है, नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो अब वो ये बनाती है, वो मुझसे हर वक्त कहती रहती है, हर 2 आधे घंटे पे, मम्मा मैं ये बनाती हूँ। मैंने कहा बना लो, बनाओ। उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, उसका भी मन कर रहा है और अच्छी चीज़ें सीख रही है। तो हमें बच्चों को कभी इस चीज़ के लिए टोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चे कोई चीज़ अपने मन से कर रहे हैं तो हाँ, करो करो करो, खुद बोर हो जाएंगे छोड़ देंगे, ठीक है। पेस्ट्रोलॉजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी पदार्थ के विषय में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उस पदार्थ से सीधा संबंध स्थापित करना चाहिए था। पदार्थों का प्रत्यक्ष संपर्क अश्वांग सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले इस शब्द के विभिन्न अर्थ हैं: तत्कालीन जागृति, प्रत्यक्ष परिचय, प्रत्यक्ष अनुभूति, ठोस अनुभव, व्यक्तिगत संपर्क और प्रथम इंद्रिय अनुभव, ठीक है। अश्वांग विधि के 3 प्रमुख पक्ष हैं: आकृति, संख्या और नाम। पेस्टोलॉजी संपूर्ण शिक्षा का आधार मापन, गणना और भाषण को ही मानते हैं और यह अश्वांग विधि द्वारा ही संभव है। इस विधि के संबंध में रस्क ने लिखा है कि इस विधि के द्वारा सीखने वाला व्यक्ति किसी भी वस्तु संबंधी ज्ञान को बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त करता है। अतः अश्वांग जगत व पदार्थों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की सीधी प्रक्रिया है, जिसका एकमात्र अभिप्राय मनुष्य को अपने वातावरण के संपर्क में लाना है। विभिन्न विषयों को कैसे पढ़ाया जाए, इस पर भी पेस्टोलॉजी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने जो विषय हैं उनको कैसे पढ़ाने के लिए उन्होंने बताया। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उन्होंने सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, इस बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और हेल्प हो पाए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे नए चैनल, अगर आप लोग मुझे जानना चाहते हैं पर्सनली, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको आपकी डेली लाइफ से या कोई भी ट्रिक्स और या कुछ भी ऐसी चीज़ें, कुकिंग टिप्स है, कुछ भी मतलब जो भी मैं अपने ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ वो सब मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। कोई भी शॉपिंग करती हूँ वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल लाइफ की बात नेहा के साथ को आप सब्सक्राइब कीजिए। जितना प्यार आप लोगों ने इस चैनल को दिया है वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पर
जाके वहाँ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं। और अगर मेरा चैनल वहाँ आपको अच्छा लगता है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ।